हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू दिस चैनल। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के लॉन्ग नैरेटिव पोएम के बारे में। इससे पहले कि हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और उससे रिलेटेड अदर वीडियोस बनाए हैं, और अब बात करेंगे आज विलियम शेक्सपियर के लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के बारे में। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा और आप सभी इसे लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं शेक्सपियर के लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स का मतलब क्या होता है। तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स उन्हें कहते हैं जो कि स्टोरी के बेस में लिखी जाती हैं, लेकिन उनको पोएम के आधार पर लिखा जाता है। जैसे कि जो प्रोज होता है उसमें स्टोरी तो होती है, लेकिन वो पोएम के रूप में नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी स्टोरी को पोएम के रूप में लिखते हैं तो उसे लॉन्ग नैरेटिव पोएम कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि जो मेन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए लॉन्ग नैरेटिव पोएम हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है वेनस एंड एडोनिस, और उसके बाद है अ लवर्स कंप्लेन, द फिनिक्स एंड टर्टल, द पैशनेट पिलग्रिम और द रेप ऑफ लुक्रेसी। तो यहाँ पर जो वेनस एंड एडोनिस है इसको 1593 को पब्लिश करवाया गया है। कब पब्लिश करवाया गया है? अब इसके जो लाइंस हैं इसमें 1194 लाइंस लिखी गई हैं और 199 स्टेंजा में लिखा गया है। इसमें जो वेनस एंड एडोनिस है इसमें 6 लाइन स्टेंजा का यूज किया गया है, जिसको सेस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेस्टेट। अभी जो 6 लाइन स्टेंजा होता है उसमें 1 क्वार्टेट मीन्स 4 लाइन्स और 1 कॉपलेट जो कि लास्ट में लिखा जाता है वो 2 लाइन्स का होता है। इसके आधार पर लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें की है वो है कि हेनरी रियोसले जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है उनको डेडिकेट किया गया है। विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को हेनरी रियोसले को डेडिकेट किया है। अब इसका जो पब्लिकेशन है वो मैंने बता दिया है 1593 को किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस जो ये हमारी स्टोरी है लॉन्ग नैरेटिव पोएम, इसके स्टोरी के बारे में। जैसे कि जो वेनस है वो एक हीरोइन है और एडोनिस हीरो है। तो एडोनिस हंटिंग के लिए जा रहा होता है, तो तभी वहाँ पर वेनस आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि एडोनिस हंटिंग के लिए ना जाए, इसलिए वो खुद को ऑफ़र करती है। बट जो एडोनिस है वो उसकी बात ना मानकर हंटिंग के लिए चला जाता है। वेनस बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, वो अपने आप को जैसे कि ऑफ़र करती है फिजिकल रिलेशन के लिए भी, लेकिन एडोनिस बात नहीं मानता है। यहाँ पर वेनस को पता होता है कि गॉडेस जंगल में हंटिंग के लिए आई है, जिसकी वजह से एडोनिस के जान को खतरा भी हो सकता है। फिर भी बहुत ज़्यादा होता है हंटिंग के लिए, जिसकी वजह से वो उसकी बात को नहीं मानता और हंटिंग के लिए चला जाता है। और लास्ट में ये होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। उसे एक बोर मीन्स एक सुअर के द्वारा मार दिया जाता है। इस लॉन्ग नैरेटिव पोएम की स्टोरी बस इतनी है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि रेप ऑफ लुक्रेसी है। इसमें इसको जो पब्लिश करवाया गया है वो 1594 को। कब पब्लिश करवाया गया है? 1594 को करवाया गया है। अब इसकी बात करें तो इसमें 265 स्टेंजा और 1855 लाइंस में लिखी गई है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है राइमिंग स्कीम ABCC, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ओके, अब बात करते हैं इसके जो कि इसको लिखा किस आधार पर गया। तो इसे राइम रॉयल में लिखा गया है। राइम रॉयल का मतलब होता है कि 7th लाइन में जिस भी पोएम को लिखा जाए उसे राइम रॉयल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये पोएम ली गई है, इसका जो मेन सोर्स है वो ओविड्स के फेस्टी और लेविस के हिस्ट्री ऑफ रोम, ये 2 बुक हैं, उनसे इसका सोर्स लिया गया है। अब ये जो पोएम है इसकी स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो ये पोएम है इसकी हीरोइन है लुक्रेसिया। लुक्रेसिया एक मिडिल क्लास फैमिली से है और इसके हस्बैंड का नाम है कोलाइटिनस, जो कि एक दरबार में जो वहाँ के राजा हैं उनके यहाँ सैनिक है।
एक सैनिक के रूप में काम करता है। ओके, यहाँ के जो राजा हैं ट्रैंकिन उनके बेटे सेक्स्टस ट्रैंकिनस, जो कि एक बार हीरोइन जो कि लुक्रेशिया है उसके घर पर विजिट करता है और वहाँ पर उसका हस्बैंड नहीं होता है। तो जो ये सेक्स्टस ट्रैंकिनस है वो लुक्रेशिया का रेप कर देता है। रेप करने के बाद उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी लुक्रेशिया अपने हस्बैंड कोलाइटिनस को एक पत्र लिखती है, एक लेटर लिखती है और उसमें अपने बारे में बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वहाँ से जब कोलाइटिनस आता है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, सब वो भी घबरा जाता है। उसी बीच में वो अपनी सारी बातें बताते हुए कोलाइटिनस का नाइफ निकाल लेती है और अपने आप को मार लेती है, अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर है जिसकी बात करने वाले हैं ब्रूटस कोलाइटिनस का फ्रेंड है और किंग का नेफ्यू है। कौन है? नेफ्यू ऑफ किंग। राजा का नेफ्यू है ब्रूटस। ये बोलता है कि नहीं, हमको इसको ऐसे ही, इस घटना को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए हम लुक्रेशिया की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको पूरे रोम में घुमाएंगे, जिससे कि लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, वो भड़क जाती है। और सेक्स्टस ट्रैंकिनस जैसा कि एक राजा का बेटा है, तो जैसे वहाँ ऐसे व्यवस्था रहती है कि एक राजा के बाद उसके ही परिवार या उसकी फैमिली का ही मेंबर राजा बनेगा, तो इस परंपरा को तोड़ देती है। परंपरा को तोड़ने के बाद वहाँ जो मोनार्क का सिस्टम था उसकी जगह इलेक्टेड ही आ जाता है। इसका मतलब है कि जैसे कि आजकल डेमोक्रेसी चल रही है, इस आधार पर वहाँ पर इलेक्शन होने लगता है। तो यहाँ जो ये पोएम है वो हेनरी रोसेली को ज़्यादा मैच्योर बनाकर प्रेजेंट है विलियम शेक्सपियर ने है। ओके, तो अब ये रही हमारी रेप ऑफ लुक्रेसी की स्टोरी। अब बात करते हैं अगले लॉन्ग नैरेटिव पोएम अ लवर्स कंप्लेंट, जो कि 1609 को थॉमस थॉपे के द्वारा पब्लिश करवाई गई है। इसमें अ लवर्स कंप्लेंट में एक स्त्री है जो कि नदी के किनारे बैठी हुई है और वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है। वो रो रही होती है और उसके पास जो जैसे रिंग, लेटर्स, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको वो फेंक रही होती है और रो रही होती है। तो वो आदमी उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही हो यहाँ बैठकर। तो वो स्त्री बताती है कि उसके लवर ने उसको धोखा दिया। उसने पहले उसको टेम किया, उसका पीछा किया, उसके बाद उसको सेड्यूस भी किया और उसके बाद उसे छोड़कर चला गया। अब यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। वुमन जो है वो फिर से चाहती है कि वो पर्सन उसकी लाइफ में आए, उसे टेम करे, चाहे जो कुछ करे, लेकिन उसके लाइफ में वापस आ जाए। इस वजह से कि वो खुश रह सके। वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है जब तक उसके लाइफ में वो पर्सन नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है और वो लड़की मीन्स वो स्त्री जो है अब उस पर्सन के बगैर नहीं रह सकती। इसी वजह से वो रो रही है और इस तरह बता भी रही है उस पर्सन से। ओके, तो ये रही लवर्स कंप्लेंट की स्टोरी। आई होप ये भी क्लियर हो गई होगी। अब अगले लॉन्ग नैरेटिव पोएम की बात करें तो द फिनिक्स एंड टर्टल। यहाँ पर जो फिनिक्स है ये एक पक्षी और टर्टल भी एक पक्षी का नाम है। यहाँ पर ये डव पक्षी हैं जिसके बारे में बात की गई है। ओके, अब देखते हैं ये एक एलिजी है जो कि फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएम के रूप में विलियम शेक्सपियर के द्वारा प्रेजेंट की गई है। अब यहाँ पर एलिजी का क्या मतलब है? एलेगोरिकल का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि किसी, यहाँ पर जो फेनिक्स एंड टर्टल लिखा गया है इसके बजाय ये किसी और को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर कि जैसे ये पक्षी को बताया जा रहा है, जो ये फिनिक्स एंड टर्टल हैं ये किसे बताया जा रहा है? ये पक्षी हैं। फिनिक्स उसे कहते हैं जो मरने के बाद पुनः जीवित हो जाती है, इस प्रकार की एक पक्षी है, उसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं द पैशनेट पिलग्रिम। इसमें
जो जब द पैशनेट पिलग्रिम्स है इसको 1599 को पब्लिश करवाया गया है और विलियम जगार्ड के द्वारा इसे पब्लिश करवाया गया है। किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया है? विलियम जगार्ड के द्वारा इसे पब्लिश करवाया गया है। जो पैशनेट पिलग्रिम है इसमें 20 पोएम्स का कलेक्शन है। कितने पोएम्स का? 20 पोएम्स का कलेक्शन है। ओके तो इसमें से जो 20 पोएम्स है इसमें जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि इसमें से सिर्फ 5 पोएम्स ही हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं, बाकी अदर राइटर्स की पोएम्स हैं। अब यहाँ पर जो एंथोलॉजी वर्ड यूज किया गया है, द पैशनेट पिलग्रिम में एंथोलॉजी वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आज हमने जो बात की, आज लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के बारे में बात की। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।